नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। दोस्तों, सपने होंगे सच। और आज हम लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीए जीके होता है, जीएस होता है, उसके टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम इसके बारे में और अधिक डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के एंड में आपको एक लिंक शो होगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, यहाँ से एक एक क्वेश्चन है, हम एक एक पे डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आराम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन सेट हो गया हमारा, जिसके अंदर कहा गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम ये बता रहा है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और सिक्किम। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको इनमें से किसी का भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये जैसे वीडियो चलता है साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर लिखा करो, ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में आपको इसका सही आंसर आ रहा था। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम के अंदर स्थित है। दोस्तों इसका नाम कंचनजंगा ही क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा पहाड़ है और इस पर्वत शिखर के आधार पर ही इसका नाम कंचनजंगा पड़ा। दोस्तों ये जो कंचनजंगा पर्वत यहाँ पे स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंदर उपस्थित है। ठीक है, स्थित है। ठीक है, और ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इस उद्यान की खासियत क्या है? सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये 1784 वर्ग किलोमीटर, 1784 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये फैला हुआ है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर दोस्तों कस्तूरी मर्ग, जो कस्तूरी मर्ग होते हैं, कस्तूरी मर्ग पाए जाते हैं। और दूसरा हिम तेंदुए, हिम तेंदुए पाए जाते हैं इसके अंदर, इसलिए इसकी ये खासियत है, ये फेमस है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं इसके बारे में आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों देखिए, आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नेम है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा था NH7। ठीक है, और अभी 7 का नाम है, या फिर जो अभी लंबा है वो NH44 है। इसका सही उत्तर NH44 हो जाएगा। और ये NH44 है, इसको पहले NH7 कहा जाता था। दोस्तों ये लंबा है, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो आपका जो श्रीनगर है, उस श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जा रहा है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। और ये 3745 किलोमीटर लंबाई है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है, तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और खाली जगह के बीच हुआ। यानी जो 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था, दोस्तों सबसे पहले तो ये समझो कि 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था वो कौन सा था? तो 1526 यानी कि आपको डेट थी, यहाँ से मैं आपको कहना चाहूँ तो 21 अप्रैल, यानी कि जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था, ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध था। ठीक है, अब पानीपत क्या है? तो पानीपत दोस्तों हरियाणा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के अंदर स्थित है। हरियाणा को मैं HR से लिख रहा हूँ, हरियाणा के अंदर स्थित है पानीपत। वहां पर ये युद्ध हुआ था। और अब हमसे पूछा है कि ये युद्ध बाबर और खालजे के बीच हुआ। 1526 में कह रहा था फर्स्ट युद्ध, बाबर और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी थे, इन दोनों के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इसके अंदर दोस्तों मैं बात करूं तो जो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी की इसमें जीत हुई थी, निर्णायक जीत हुई थी मुगलों की। ठीक है, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था। अगर पानीपत की जो सेकंड युद्ध है, अगर दूसरे युद्ध की दोस्तों बात की जाए, तो दूसरा युद्ध दोस्तों जो अकबर था मुगल, उस अकबर की सेना और उसके साथ यानी हेमचा विक्रमादित्य थे, उन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। हेमचा विक्रमादित्य, ठीक है, हेमचा विक्रमादित्य थे, उन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों अकबर की सेना की जीत हुई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध ये हो गया था, जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को। यानी दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचा विक्रमादित्य के मध्य हुआ था 5 नवंबर 1556 को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में कहा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। एक नृत्य है जिसका नाम है कर्मा, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कर्मा नृत्य है वो कर्मा पर्व होता है एक, उस पर किया जाता है, कर्मा पर्व पर किया जाता है ये कर्मा नृत्य। और ये आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो कर्मा राज्य है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, आपका सही आंसर हो जाएगा सी। और ये कर्मा पर्व पर किया जाता है, और ये कब किया जाता है तो ये लगभग भादो आश्विन और कार्तिक तक चलता है। भादो आश्विन और कार्तिक तक ये नृत्य चलता है, कर्मा पर्व पर किया जाता है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना, थोड़ा सा कट रहा है मैं आपको नीचे ले लेता हूं इसको, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 में हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए भाई, भारतीय नौसेना कानून, और एक आपको याद रखना है, ये तो भारतीय नौसेना कानून है, सिर्फ नौसेना कानून है, जबकि एक जो हमारी विधान परिषद है, इस विधान परिषद के अंदर दोस्तों एक और इसके संबंधित कानून पारित हुआ था। 8 सितंबर 1934 को यह कानून पारित हुआ था, जो था भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम। जो आगे का नाम है वो मैं लिख रहा हूं, भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम, ठीक है। तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इतना भी। अगर भारतीय नौसेना कानून पूछ रहा है तो 1527 राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम कानून तो 8 सितंबर 1934 को होगा, और ये विधान परिषद ने पारित किया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है जो हमारा, और छठे क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। जो भाप का इंजन होता है उसका आविष्कार किसने किया था। दोस्तों देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने, यह आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, और जॉर्ज स्टीफन भी कहा जाता है, यहाँ पे इनके और कोई साथी भी हो सकते हैं, तो इनके द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं सदी में निर्मित चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य के अंदर। दोस्तों किस किले की बात कराए, यहां से आपको बहुत सारे है वो जनरल नॉलेज मिल रहे हैं, तो वो आपको लेने हैं। कैसे 11वीं सदी में निर्मित कौन सा चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला। तो आपको एक चीज यहां से पता चल गई होगी कि चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला कब निर्मित हुआ था, तो 11वीं सदी के अंदर हुआ था। अब आपसे पूछा है कि किस राज्य के अंदर स्थित है, तो चंद्रगिरी आपके मन में डायरेक्ट आना चाहिए आंध्र प्रदेश। जो चंद्रगिरी का किला है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, 11वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और ये चंद्रगिरी, इसका नाम क्यों है कि ये चंद्रगिरी स्थान है वहीं स्थित है, चंद्रगिरी नामक एक स्थान है, वहां पर यह किला स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था, ये तो हमने बता दिया। लेकिन ये कराया किसने था, तो एक दोस्तों श्री कृष्ण देव राय थे, जो विजयनगर साम्राज्य था उससे ही संबंधित थे। श्री कृष्ण देव राय, इनके द्वारा इस चंद्रगिरी के किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर एक ना एक दिन नृत्य से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य की नृत्य शैली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो केरल है उस केरल का एक नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक एक क्वेश्चन करके हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है, यानी कि हमारे संविधान के अंदर शासकीय मान्यता का मतलब हुआ जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22। हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसके अंदर हमारी हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा भी शामिल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसके अंदर कहा गया है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। जो ओलंपिक पदक होते हैं वो सबसे पहले किस महिला ने जीता था। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर और कर्णम मल्लेश्वरी। यहां से आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये कर्णम मल्लेश्वरी है दोस्तों, ये भारत की पहली महिला भारोत्तोलक है। जो भारोत्तोलक होता है, इस भारोत्तोलक के अंदर इन्होंने जो 69 केजी भार वर्ग होता है, 69 केजी भार वर्ग होता है, उनके अंदर ये खिलाड़ी रही थी। और इनको दोस्तों ये पदक मिला था ओलंपिक पदक। ओलंपिक पदक के अंदर दोस्तों इनको कौन सा पदक मिला था, तो कांस्य पदक मिला था। जो कांस्य पदक होता है वो कांस्य पदक इनको मिला था, और ये भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है। और ये कहाँ से है दोस्तों, जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये कहाँ से थी, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से थी।
कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है ये कर्णम मल्लेश्वरी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम माता श्रीकाकुलम की है, श्रीकाकुलम। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर हर किसी को आना ही चाहिए। इग्नाइटेड माइंड्स एक पुस्तक है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे ये पूछा गया है। दोस्तों, जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन, और हमारे भारत के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और बहुत सारे भारत को इन्होंने विकास के क्षेत्र में बहुत गति प्रदान की। एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इग्नाइटेड माइंड्स। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति है वो कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है, तो उसमें से ये पूछ रहा है कि कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ आपको 6, बी में 10, सी में 12 और डी में 15। दोस्तों, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और यहीं से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है वो कौन है, तो आप सबको पता होगा रामनाथ कोविंद। श्रीमान रामनाथ कोविंद है वो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और मैं पूछूं आपसे ये कब से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 25 जुलाई 2017 से ये हमारे भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और भारत के राष्ट्रपति के पास 12 राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता खाली जगह के हाथ में होती। लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा, जनता का जनता हेतु जनता द्वारा। अब देखियो, यहीं आपको लोकतंत्र की परिभाषा मिल रही है कि भाई लोकतंत्र होता क्या है। इसने पूछा है कि सार्वभौम सत्ता यानी कि जो सत्ता होती है वो किसके हाथ में होती है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपको शासक के हाथ में, दूसरा लोगों के हाथ में, और यहीं पे तीसरा ऑप्शन आपको ये दे रहा है जिसके अंदर इसने कहा है विजेता पक्ष के हाथ में। तो दोस्तों, विजेता पक्ष नहीं, जनता का जनता के लिए यानी कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही है। तो यहाँ पे जो हमारा लोकतंत्र है उसकी जो शक्ति होती है या जो सार्वभौम सत्ता होती है वो लोगों के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि हवा महल है वो किसने बनाया था। राजस्थान के अंदर एक जिला है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है। इस जयपुर में निर्मित है हवा महल, जो बहुत ही फेमस है। ये फेमस क्यों है दोस्तों? यहाँ पे जो हवा महल बना है ना, ये लाल और गुलाबी दो कलर वाली है। एक तो लाल है और एक गुलाबी। इस लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर है, लाल गुलाबी कलर के बलुआ पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसकी जो प्रसिद्धि है वो और भी ज़्यादा हो जाती है और भी अच्छा लगता है। राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है। हमसे पूछा गया है किसने बनाया, तो दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह, जिसे सवाई प्रताप सिंह कहा जाता है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कब कराया? तो दोस्तों 1798 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 99 में पूर्ण हुआ था, इसलिए इसे 1798 से 99 तक कहा जाता है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन दोस्तों और आता है कि इसके जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो इनके दोस्तों जो वास्तुकार थे ना वो लालचंद उस्ता थे, आपको याद रखना है। कौन थे? लालचंद उस्ता थे, ये आपको याद रखना है। और इसकी एक खास विशेषता और है, इनकी खिड़कियाँ। एग्जाम में पूछा जाता है इसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं, क्योंकि इसके अंदर जो खिड़कियां हैं वो बहुत है। इसकी खिड़कियां और झरोखों के कारण ये प्रसिद्ध है। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसके अंदर 153 खिड़कियां हैं। भाई अब गिनी तो है नहीं, लेकिन जो डाटा मिल रहा है उसके अनुसार इसके अंदर 153 खिड़कियां हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डांडिया खाली जगह की एक लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य शैली है डांडिया। आप सबको पता होगा डांडिया एक नृत्य होता है, ठीक है। वो किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है या नृत्य शैली है? तो दोस्तों देखिए, डांडिया गुजरात, जी हाँ, जो गुजरात है इसके अंदर जो नृत्य है डांडिया, वो एक इसका यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर घूमर नृत्य है, अच्छा। और इसके अंदर गुजरात के अंदर और भी बात करें तो गरबा, ठीक है, ये भी इसका एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों राजस्थान कहाँ स्थित है, पहले तो आपको यह पता चल गया कि राजस्थान के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नाम क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार। इसको इसने पूछा है कि खाली जगह के नाम से जानते थे, यानी पहले इसका नाम क्या था। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रहा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर, जी हाँ भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये राजस्थान का भरतपुर जिला है। कौन सा जिला है, भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है और इसका पहले नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई, राजस्थान के भरतपुर के अंदर है। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी कि विश्व धरोहर के अंदर शामिल है। ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ये विश्व धरोहर में शामिल है। और भाई विश्व धरोहर में शामिल है तो इसकी खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे 230 प्रजातियां हैं पक्षियों की, वो अपना घर बनाती है। लगभग 230 प्रजातियां आती है पक्षियों की यहाँ पे राजस्थान के भरतपुर के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा को खाली जगह पर पेंट किया गया था। अब भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये मोनालिसा थी क्या। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि मोनालिसा को दोस्तों लकड़ी पर पेंट किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन मोनालिसा है क्या हमें ये जानना जरूरी है। दोस्तों मोनालिसा एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग की हुई है और ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसलिए ये फेमस है, इसके नाम बार बार आ रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। और इसकी खास विशेषता क्या है कि ये 21 इंच तो लंबी है, 21 इंच तो क्या है ये लेंथ में है, लंबी है, और साथ ही साथ 30 इंच चौड़ी है। 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है ये, ठीक है। चौड़ाई के अंदर है ऐसे 30 इंच है, यानी कि ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी एक पेंटिंग है जो लकड़ी के ऊपर की गई है, मोनालिसा पेंटिंग कहा गया है, ठीक है। और इसके अंदर एक खास बात यह है कि अभी ये पेंटिंग है ना, ये तस्वीर है ना, इसको एक ऐसे कांच के पीछे रखा गया है। ऐसा कांच है जो न तो चमकता है, वो कांच न तो वो चमकता है और ना ही वो टूटेगा। ऐसे कांच के पीछे इस पेंटिंग को रखा गया है ताकि यह सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब चलते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों सबसे बड़े और गहरे महासागर का नाम क्या है। आपने महासागर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सबसे बड़ा या फिर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है चाणक्य को खाली जगह नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य है, इस चाणक्य का और क्या नाम था ये आपसे पूछा गया है। चाणक्य, देखिए अब क्या क्या आंसर दे रहा हमें, राजशेखर नहीं, तेजस्वी नहीं था, कौटिल्य, हाँ चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। और भी दोस्तों देखिए चाणक्य का पूरा नाम पूछे ना आपसे, तो चाणक्य का पूरा नाम था चाणक्य ब्रह्मभट्ट, ठीक है। चाणक्य का पूरा नाम क्या था, चाणक्य ब्रह्मभट्ट। और विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था और इन्हें कौटिल्य तो कहा जाता है, ये तो आप सबको मालूम है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और इनके भाई अर्थशास्त्र नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो चाणक्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। और इन्होंने शिक्षा ली थी वो तक्षशिला से ली थी, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ था प्राचीन काल के अंदर, वहाँ से चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली दोस्तों एसएससी के अंदर क्वेश्चन आए हुए, मैं जितने भी दोस्तों ये सारे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हुए हैं, एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने, जो भी राजनेता है जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ अच्छा किया है या जो भी फेमस है, उनके आपको जन्मदिन है, उनके बारे में उनकी डिटेल थोड़ी सी, उनकी बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हुआ था 1889 के अंदर। 1889 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन स्थल कौन सा है आपसे पूछ लिया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वर्तमान हालातों से ये प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे देश में कोविड-19 जिसे सब कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, तो भाई कोरोना वायरस का इतना प्रभाव चल रहा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अभी हमारे भारत में तो इतना नहीं बढ़ा है जितना कि बाकी देशों में बढ़ गया है, बस सुरक्षा ही इससे बचाव है। तो दोस्तों ये वर्तमान हालातों से तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इनका जो आयोजन होना था वो कहाँ होना था, कहाँ प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो।
टोक्यो जो जापान की राजधानी है, वहाँ पे 2020 के जो ओलंपिक थे उनका आयोजन होना प्रस्तावित था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमसे कहा गया है, इनके दो ऑप्शन और थे, दुबई और सिंगापुर, जबकि वहाँ पे टोक्यो था वो सही था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी अभी हमारे यहाँ पे, और ये नीति आयोग के स्थान पर हुई थी। मैं आपको बता दूं, जो नीति आयोग होता है उस नीति आयोग को भंग किया गया और उसके स्थान पर योजना आयोग की स्थापना की गई। आपसे पूछा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन दिए सुरक्षा मंत्री, जी नहीं। अटॉर्नी जनरल, ये भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री, जी हाँ, जो पीएम होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में हमारे पीएम कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहा गया कि कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। भारत में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो किसी भी राज्य में। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 आपने राजनीति के अंदर पढ़ा होगा, संविधान के अंदर पढ़ा होगा। जो अनुच्छेद 356 है, इसके अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खाली जगह है। यानी भारत की, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हुए, सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में आए हुए इसलिए मैंने उठाए हैं। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपको जो पहला है या जो पहले कोई काम हो रहा है, यानी जो भी ऐसा फेमस है, लगता है आपको वास्तव में ये एग्जाम के अंदर आने लायक है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो एस विजयलक्ष्मी हो जाएगा। एस विजयलक्ष्मी थी, वो भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 25वां, जो आपको थोड़ा मजेदार भी लगेगा। रोमियो और जूलियट किसने लिखा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि रोमियो और जूलियट क्या है। हाँ, हम याद कर लें कि भाई रोमियो और जूलियट क्या है, हाँ पूरा डिटेल करें, नहीं तो ऐसे तो आप याद कर सकते हो कि रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, रट लो रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर, रोमियो और जूलियट विलियम। ऐसे याद करने से काम नहीं चलेगा। हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये रोमियो और जूलियट है तो ये है क्या। तो दोस्तों देखिए, रोमियो और जूलियट है क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक नाटक है। क्या है, नाटक है। कैसा नाटक है, तो दोस्तों इसके अंदर एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो लिखी हुई है। ठीक है, प्रेम कहानी का एक नाटक है जिसका नाम है रोमियो और जूलियट। वैसे भी रोमियो कहा जाता है ना, ज़्यादा रोमियो मत बन, ठीक है, तो वही रोमियो और जूलियट है। और इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था, फर्स्ट प्रकाशन हुआ था, वो हुआ था 1597 के अंदर। ठीक है, यहाँ से 1597 में उसका फर्स्ट प्रकाशन हुआ था। और जो इसके लेखक, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इसके किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो आशा करता हूँ ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है। अर्थशास्त्र जो है उसके अंदर प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए। अमर्त्य सेन, जी बिल्कुल अमर्त्य सेन ये राइट है। सीवी रमन, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, हाँ, तो अलग अलग विभाग है जिसमें से जो अर्थशास्त्र का विभाग था उसके अंदर जो नोबेल पुरस्कार है, जैसे साहित्य के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसी प्रकार अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को मिला है। तो भाई थोड़ा सा अमर्त्य सेन के बारे में जान लेते हैं। इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो 1998 के अंदर दोस्तों, इनको जो 1998 का नोबेल पुरस्कार था वो इनको मिला था। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये सिर्फ प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी है। प्रथम भारतीय तो है ही है, इसके साथ जो हमारे एशिया महाद्वीप है तो प्रथम एशियाई भी यही है जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खासी जनजाति खाली जगह में रहती है। एक जनजाति है जिसका नाम है खासी। खासी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ रहती है, आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेघालय, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन चार ऑप्शनों में से खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। खासी जनजाति विशेषतः दोस्तों मेघालय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका जो कुछ इसकी संख्या होती है वो असम के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, असम में भी पाई जाती है
और बाहर के क्षेत्रों में बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी खासी जनजाति पाई जाती है। तो विशेषतः मेघालय के अंदर पाई जाती है और साथ ही असम और बांग्लादेश के अंदर भी खासी जनजाति पाई जाती है। और ये कहाँ पे रहती है, तो ये जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, जो जयंतिया की पहाड़ियाँ के अंदर रहती है, जयंतिया की पहाड़ियों में, जयंतिया की पहाड़ियों के अंदर रहती है खासी जनजाति। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये भोपाल गैस त्रासदी थी क्या। तो दोस्तों मैं बता दूं, वो 2 दिसंबर की रात, जी मैं मीडिया वाला नहीं, 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर, यानी 2 से 3 दिसंबर 1984 के अंदर एक गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। ये बहुत ही जहरीली गैस थी। और भोपाल, भोपाल कहाँ पे है आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी में। तो वहाँ पे एक कंपनी थी और दोस्तों उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। इस यूनियन कार्बाइड कंपनी की गलती की वजह से इनकी कुछ ऐसी गलती हो गई कि यहाँ पे जो मिथाइल आइसोसाइनेट का कारखाना था उसमें रिसाव हो गया और एक बड़ी त्रासदी हो गई। और उस त्रासदी के अंदर दोस्तों पहले तो आंकड़े बहुत ही 3,000 के करीब मिले थे, लेकिन टोटल जो 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी इस गैस की त्रासदी के कारण। ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किस देश में कोयले के सर्वोच्च भंडार है, यानी कि सर्वाधिक कोयला किस देश के अंदर होता है, किस देश में कोयले के सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों रूस, भारत, चीन और यूएसए। दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा चीन। जो चाइना है, जहाँ से कोरोना वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है, तो यही चाइना है। इसके अंदर कोयले के सर्वोच्च भंडार है, सर्वाधिक भंडार है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ भारत की, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ, तो आप कहोगे छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर भारत में सर्वाधिक कोयला है, कोयले के भंडार है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है। आपको जितने भी देश है इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको ऑप्शन दे रहा है कोपेनहेगन, जो नहीं है, कैनबरा बिल्कुल राइट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ये आपको याद रखने। जैसे हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी कैनबरा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है जो दोस्तों 50 क्वेश्चन है हमारे, 31 हो चुके हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सारे के सारे समझ में आने वाले हैं। अशोक खाली जगह राजवंश के एक सम्राट थे, यानी जो अशोक थे महान सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। ये किस राजवंश के थे? मुगल बिल्कुल गलत है। मुगल के जो अकबर वगैरह, बाबर वगैरह ये थे वो थे। चोल भी नहीं थे। मौर्य, जी हाँ मौर्य। अशोक है वो मौर्य राजवंश था, उसके एक सम्राट थे और इनका नाम अशोक मौर्य भी मिलता है। कुछ शिलालेख है इनके जिनके अंदर इनका नाम अशोक मौर्य भी मिलता है। तो अशोक है वो मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, या संस्थापक सॉरी कहने में आ गया, एक सम्राट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, किस मुगल सम्राट ने, मुगल सम्राट की बात कर रहा है, अपने पिता को कैद किया। अपने पिता को तो उसने क्या किया है, कैद किया, और भाई को मार डाला, यानी कि भाई की हत्या कर दी, पिता को कैद कर दिया। तो ऐसा मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों ये सभी को पता, जो औरंगजेब, जिसने बहुत से हिंदू मंदिर तुड़वाए, जजिया कर इसने वापस शुरू कर दिया था, जो अकबर ने बंद कर दिया था, तो औरंगजेब था, जिसकी 1707 ईस्वी के लगभग आसपास मृत्यु हो गई थी। तो इसने अपने पिता को दोस्तों कैद करके जेल में डाल दिया था, क्योंकि इसको बनना था राजा। ठीक है, और इसका भाई था द्वारा शिको। क्या नाम था? दारा शिको। दारा शिको का भाई था, दारा शिको नाम का भाई था, उसको इसने मार दिया था। इनके मध्य युद्ध हुए थे दोस्तों, धर्मत के युद्ध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, या फिर उत्तराधिकारी युद्ध कहते हैं। इनके मध्य युद्ध हुए थे शासक बनने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पियानो। पियानो जो होता है आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। पियानो का आविष्कार किसने किया था, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था, तो पियानो का आविष्कार है जो बार्टोलोमिया क्रिस्टोफरी है, उन्होंने किया था पियानो का आविष्कार। यानी कि यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि एग्जाम के अंदर जो आविष्कार होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। यहाँ पे अगर थी आ जाए तो अलग हो जाए, क्योंकि वो पहले की पूछ रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले थी, जो हमारा मूल संविधान हम कह सकते हैं जिसे,
तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। और वर्तमान में हमारे जो संविधान है उसके अंदर टोटल 12 अनुसूचियां है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अनटचेबल है, यहाँ ट प की जगह ट है। अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा? एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटचेबल। इस अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर दिया हुआ है प्रेमचंद, जो कि नहीं, इन्होंने गोदाम, कर्मभूमि, रंगभूमि, सरोजनी नायडू भी नहीं है इसका आंसर। के नटवर सिंह यानी कि मुकुंद राज आनंद जो इसके आंसर है। डायरेक्टली क्वेश्चन था अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है, तो यानी कि आपके जो बुक्स होते हैं, बुक्स और राइटर्स से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आता ही आता है, एक क्वेश्चन परफेक्ट है। तो अनटचेबल पुस्तक है, उसके लेखक मुकुंद राज आनंद है, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपसभापति कौन थे? जो लोकसभा है हमारी, उसके प्रथम उपसभापति कौन से, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देखिए, जीवी मालवणकर नहीं थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भी पहले उपसभापति नहीं थे। ठीक है, अगले ऑप्शन में दिया गया है यस एम अनंतनायनम अयंगर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे लोकसभा के पहले उपसभापति थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन दोस्तों ऐसा देखा हुआ मिलाता हमें कि मार्टिन क्रो है वो किस देश के क्रिकेट के खिलाड़ी है। यानी कि जो मार्टिन क्रो है वो एक क्रिकेटर है। ठीक है, क्या है? क्रिकेटर है, लेकिन ये किस देश से संबंधित है या किस देश के हैं वो पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। जो भी भाई है वो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, मार्टिन क्रो है वो न्यूजीलैंड से क्रिकेट के खिलाड़ी थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संसद भवन किसकी बात कर रहा है? हमारे भारत का जो संसद भवन है उसका डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। आंसर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अल्बर आल्टो, बी में माइकल ग्रेश, दोनों गलत है। एडविन ल्यूटिनियस, जी बिल्कुल सही, एडविन ल्यूटिनियस है। और इनके साथ दोस्तों एक और आदमी का नाम आता है हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर, इनको भी माना जाता है कि ये 2 आदमी थे जिन्होंने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। लेकिन एसएससी के एग्जाम में एक ऑप्शन आया था, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता है, तो हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इसका डिजाइन है कैसा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें वर्ताकार अभिविन्यास है। कैसा अभिविन्यास है? वर्ताकार अभिविन्यास के अंदर इन्होंने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था जो वर्तमान में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एडविन ल्यूटिनियस। और भी ऑप्शन आपको मिलने को मिलता कि हर्बर्ट बेकर, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि रघुवीर चौधरी है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले तो यहाँ से बात हुई, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है कौन है? रघुवीर चौधरी। किस भाषा में काम किया? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा के अंदर। रघुवीर चौधरी जी है वो एक कवि है, एक कवि है या एक आलोचक है हम कह सकते हैं। तो कवि और आलोचक है, और इन्होंने गुजराती भाषा के अंदर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बाकी इन्होंने हिंदी भाषा में भी काम किया है, लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो गुजराती भाषा पर इसको मिला है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। और ये गांधीनगर से है, गुजरात के अंदर जो गांधीनगर है वो गांधीनगर से ही है, तो ऑब्वियसली गुजराती तो इनका फेवरेट होना ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को खाली जगह नाम दिया गया। यानी भारत के अंदर जितने भी अधिकांश, तो जितने की बात नहीं की इसने, अधिकांश की बात की, तो अधिकांश हवाई अड्डों को उनका नाम दिया वो किस आधार पर दिया गया? स्थानों के आधार पर, उत्सवों, राजनीतिज्ञों या प्राणियों के आधार पर? दोस्तों प्राणियों के आधार पर तो इतना नहीं, राजनीतिज्ञों, जो राजनीतिज्ञ थे उस राजनीतिज्ञों के आधार पर आप देखते जैसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, यानी कि राजनीतिज्ञों के आधार पर भारत के अंदर अधिकांश जो हवाई अड्डे थे उनको नाम दिया गया है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश जो एमपी है इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट। अब मैंने हिंट तो यहाँ पे ही दे दिया, हिंट के आंसर भी बता दिया है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य हैं? ऑप्शन दिया हुआ है बाघ, सिंह, मोर और लंगूर। दोस्तों मैं बता चुका हूँ बाघ। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट यानी कि सर्वाधिक बाघों के जो अभ्यारण्य हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, आपको यहाँ से ये याद रखना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ये फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंदर दोस्तों मकबरा ये स्थित है, ठीक है। और इसका जो निर्माण कराया था वो औरंगजेब था। औरंगजेब का पुत्र, औरंगजेब ने नहीं बल्कि औरंगजेब के पुत्र थे जिसका नाम था आजम शाह। उस आजम शाह ने इसका निर्माण कराया था। पूछ ले कब निर्माण कराया था, तो 1678 के अंदर इसका निर्माण कराया था औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। और ये औरंगाबाद के अंदर स्थित है बीबी का मकबरा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों कन्नौज की लड़ाई कुछ किताबों के अंदर आपको 1539 देखने को मिलेगा, तो कुछ में 1540। लेकिन दोस्तों जो एसएससी के क्वेश्चन पूछा गया उसमें 1539 आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540। और आपको भी मानना है कि जो राइट आंसर है कन्नौज की लड़ाई वो 1540 के अंदर लड़ी गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। हवाई अड्डे की बात कर रहा है वो कैसा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, ऑप्शन लिए हुए धर्मशाला हवाई अड्डा नहीं, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा नहीं, लेह, बिल्कुल लेह जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर अभी अलग अलग कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर स्थित है लेह स्थान है, जो ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। यहीं एक हवाई अड्डा बना हुआ है लेह हवाई अड्डा, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। अब भाई ये इतना ऊंचा हवाई अड्डा है तो हमें थोड़ा तो पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा 3256 मीटर ये ऊंचाई है इसकी। ये ऊंचाई दोस्तों समुद्र तल से है, ध्यान रखना ऊंचाई है वो समुद्र तल से नापी जाती है, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3256 मीटर है। लेह हवाई अड्डा जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा। सीमा दो प्रकार की होती है, एक भूमिय सीमा होती है दोस्तों जो जमीन होती है उसकी, और एक तटीय सीमा यानी जो समुद्र वगैरह होता है उसकी होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी भूमिय सीमा है वो किन दो देशों के बीच है। ऐसे कौन से दो देश है जिनके बीच की जो भूमिय सीमा है वो विश्व की सबसे लंबी भूमिय सीमा है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गलत हो जाएगा, भारत और चीन भी गलत हो जाएगा, स्विट्जरलैंड और इटली गलत है, यहाँ पे कनाडा और यूएसए, जो कनाडा और यूएसए है इनके बीच की जो भूमिय सीमा है वो विश्व की सबसे लंबी भूमिय सीमा है, और इसका आंसर हो जाएगा डी जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है बगदाद खाली जगह की राजधानी है। जो बगदाद है वो किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो दोस्तों इराक, थाईलैंड, चीन और रूस, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा इराक। जो इराक है इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है। यहाँ पे आपको एक किस्सा याद आना चाहिए इराक का नाम आते ही, कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने यहाँ पे जिसे विश्व का चौधरी कहा जाता है, अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक। क्या की थी, एयर स्ट्राइक। और यहाँ के जो जनरल थे यहाँ पे थे उनका नाम था जनरल सुलेमानी, और जनरल सुलेमानी की मौत हो गई थी। फिर इनके बीच में थोड़ी तनाव की स्थिति हुई थी, भारत से निवेदन भी था कि भाई इसके बीच में शांति करवाई जाए। तो जो जनरल सुलेमानी थे उनकी मौत हो गई थी, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ये एयर स्ट्राइक एक दोस्तों ड्रोन द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो उस ड्रोन का नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं किसको पता है, उस ड्रोन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक है उसका नाम है गुलामगिरी। इस गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। रामाबाई शिंदे नहीं होगा यहाँ से, ज्योतिराव फूले, बिल्कुल राइट। जो गुलामगिरी पुस्तक है उस गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिराव फूले। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा गया सीजर कप। दोस्तों खेलों के विभिन्न प्रकार के कप होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि सीजर कप है वो किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से नहीं है, बैडमिंटन से नहीं है, फुटबॉल से, बिल्कुल राइट। जो सीजर कप है, सीजर कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और भी बहुत सारे कप है, अलग अलग खेलों के अलग अलग है, तो वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर बन जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि गुजरात में स्थित, सबसे पहले पता चल गया कहाँ स्थित है, गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसकी ऊंचाई कितनी है आपसे पूछा गया। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो आपको पता चल गया गुजरात के अंदर। अब गुजरात में भी कहाँ है भाई, तो गुजरात के अंदर जो भरूच है, गुजरात में भरूच है, भरूच के अंदर एक जिला है जिसका नाम है नर्मदा।
तो गुजरात में भरूच के अंदर नर्मदा जिला है, नर्मदा जिला के अंदर स्थित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, किसकी है? तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात के भरूच के नर्मदा जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? प्रारंभ तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2013 को हो गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2013 को। दोस्तों 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को आपको सरदार पटेल के बारे में कुछ याद होना चाहिए। और अभी एक नया अपडेट्स ये भी था कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता के दिवस के मनाना शुरू कर दिया गया है। तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये तो हमने इसके बारे में डिटेल जान ली। अब हम क्वेश्चन का आंसर लगा देते कि इसकी ऊंचाई है वो 182 मीटर है। इसको आप अगर फुट में आ जाए आंसर में, ऑप्शन में, तो 597 फुट इसकी आंसर फिट हो जाएगी। 597 फिट या फिर 182 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सोनोली बॉर्डर, एक बॉर्डर है जिसका नाम है सोनोली बॉर्डर, भारत और खाली जगह के बीच प्रसिद्ध प्रागमन बिंदु है। यानी ये सोनोली बॉर्डर है, ये भारत और कौन से देश के बीच में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए सोनोली बॉर्डर है वो भारत और नेपाल के बीच स्थित है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेपाल और भारत के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है सोनोली बॉर्डर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एग्जाम के अंदर आए हुए। अब 51वां क्वेश्चन है वो आपसे है, इसका आंसर है वो आपको देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, क्या आप वास्तव में अपने भविष्य को लेकर सीरियस है? भाई ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या आपको यहाँ पे इसके ऑप्शन मिल जाएंगे, जो मजा आए वो आप टिक कर सकते हो, लेकिन भविष्य आपका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। और अगर आप फोटो के रूप में इन्हीं क्वेश्चनों को प्राप्त करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आपको मिलेगा लहर क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको फोटो मिलेंगे, जैसे अब सोनाली बॉर्डर था तो सोनाली बॉर्डर का फोटो मिलेगा और नीचे लिखा हुआ होगा नेपाल भारत बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसे आपके दिमाग के अंदर है वो पिक्चर है वो कैप्चर हो जाएगा और आप याद आसानी से रख सकते हो। दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। अगली कड़ी के अंदर और भी हम 50 क्वेश्चन और भी ज़्यादा हो सकेंगे, उतने जनरल अवेयरनेस के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो लेके आएंगे। तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।